अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि हर चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगी। तो जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करता है उस डायरेक्शन में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। जिस तरह मैस के गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसी तरह हर चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब आप लोगों को पहले हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाए। ये आप लोगों को एक पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह एक सर्कल की फॉर्म में हमने शो किया हुआ है। अब ये सर्कल लगाने से प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चल रहा है, मगर ना इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल रहा है, ना डायरेक्शन के बारे में। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मैंने रेड कलर में की हुई हैं। अब देखें ना, इस पॉइंट पर कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पॉइंट पर कितनी है, ये हमें ये सर्कल नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा। और याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैला होता है। इस सर्कल का ये नहीं मतलब कि यहाँ तक बाउंड्री है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये जो सर्कल से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं, ना ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा तरीका होता है किसी भी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का डॉट से। अब ये डॉट से क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल जाती है, मैग्नीट्यूड का भी अंदाजा हो जाता है। जहाँ पे डॉट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, करीब करीब होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और जहाँ पे डॉट एक दूसरे से दूर होंगे, लेस डेंस होंगे, हम कहेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम है। मगर डायरेक्शन का अगेन नहीं हमें इस मेथड से भी पता चलता। अब ये डॉट बेसिकली पॉइंट है, तो पॉइंट की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो ये डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो ये एक मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की मदद से शो करते हैं। इससे एक तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस का भी पता चल जाता है, जाहिर है चार्ज के गिर्द लाइंस हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैग्नीट्यूड का भी पता चल रहा है, जहाँ पर लाइंस करीब करीब हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। और अगर हमें लाइंस के ऊपर एरो लगा दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए। लाइंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया जाता है। अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। सबसे पहले आप ना इनको समझ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैप की तरह समझा जाता है। अब मैप हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैप हमें क्या बताएगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जिसको इंटेंसिटी कहते हैं और डायरेक्शन के बारे में। ये आइडिया सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की मदद से शो करना चाहिए। देखें ना, दो बल्ब हैं, एक ऑन है एक ऑफ है, तो आप पेज पे कैसे उनको शो करेंगे, आप ऑन बल्ब के इर्द गिर्द लाइंस बना देंगे। इसी तरह चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं। अब आप ये देखें, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ये करीब नज़र आ रही हैं, बिल्कुल करीब करीब, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और अगर यही इलेक्ट्रिक लाइंस आपस में दूर दूर हो जाए तो वहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए किसी भी पॉइंट पे हम यूनिट एरिया का मेथड यूज़ करते हैं। अब यूनिट एरिया क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है वन, तो यूनिट एरिया का मतलब होगा वन। जिस जगह भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है वहाँ पे आप लोगों ने यूनिट एरिया प्लेस कर देना है। जैसे ये देखें, अब यहाँ पे यूनिट एरिया में से ज़्यादा लाइंस गुजर रही हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जितनी ज़्यादा यूनिट एरिया में से लाइंस गुजरेंगी उतना वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यही अगर यूनिट एरिया हम इधर से उठा के अगर किसी और पॉइंट के ऊपर लेकर जाते हो तो यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिट एरिया में से कम गुजर रही है, इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये MCQs आता है, ये वाला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो किसी भी यूनिट एरिया में से गुजरती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो लाइंस भी ज़्यादा यूनिट एरिया में से गुजरेंगी। अब ये देखें, ये आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़र आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है टेस्ट चार्ज अगर इस जगह को मूव करेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी उधर ही टेस्ट चार्ज मूव करेगा। अब टेस्ट चार्ज आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होता है और ये अपना चार्ज ना होने के बराबर होता है। अब ये टेस्ट चार्ज देखें, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उधर टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि उस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगती है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। अब मैं आपको बारी बारी बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले हम आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की मदद की वजह से डिस्कस करते हैं। ये एक अकेला सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही है। मैं बताता हूँ कि ये रेडली आउटवर्ड क्यों है। अब ये देखें, ये बड़ा चार्ज है जिसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करना है, तो ये इसके साथ हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। अब टेस्ट चार्ज आपको पता है पॉजिटिव होता है, तो ये बड़ा चार्ज जिसका हमने फील्ड स्टडी करना है ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखें बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में आगे जा रही हैं। इधर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इधर को इसको स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगेगी। तो आप देखें सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन है। अब अगर इस सिंगल चार्ज के इर्द गिर्द मैं ढेर सारे टेस्ट चार्ज रख दूं
और ये देखें अब ये हर जगह मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये बड़ा चार्ज जो प्लस है ये इन तमाम को एक स्ट्रेट पाथ में बाहर को रेडली आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। तो इस वजह से हमने कहा कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडली आउटवर्ड होती हैं। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो भी अकेला आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडली आउटवर्ड होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइंस होंगी। चार्ज टेस्ट चार्ज जो है वो उधर ही ज़ाहिर है वो भी स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं टेस्ट चार्ज भी वही पाथ फॉलो करता है। और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या मतलब होता है कि आप यूनिट एरिया चार्ज के करीब रखेंगे तो ज़्यादा लाइंस गुजरेंगी, मतलब इधर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और यही यूनिट एरिया आप दूर लेकर जाएंगे तो लाइंस कम गुजरेगी। ये इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। तो ये यूनिट एरिया का मेथड भी मैंने आपको बताया था। तो सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का होता है। ये इस तरह रेडली इनवर्ड होता है। ऐसे क्यों होता है ये समझे। ये अब नेगेटिव चार्ज है, अगेन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ज़ाहिर है टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यही टेस्ट चार्ज जब हम, तो ये देखें ये इस तरह फील्ड लाइन बन रही है जिधर को टेस्ट चार्ज मूव करता है स्ट्रेट बिल्कुल। अब यही अगर टेस्ट चार्ज हम इस डायरेक्शन में रखेंगे तो इस तरह से ये अट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। ढेर सारे टेस्ट चार्ज हम रखेंगे तो तमाम के तमाम नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये रीज़न है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की वजह से होती हैं वो रेडली इनवर्ड होती हैं, और ये स्ट्रेट फील्ड लाइंस होती हैं। अभी आपने देखा टेस्ट चार्ज भी उधर ही मूव करेगा, अगर स्ट्रेट लाइंस हैं तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से भी। देखें ना टेस्ट चार्ज अगर हम यूनिट एरिया करीब रखेंगे चार्ज के तो ज़्यादा लाइन्स गुजरेंगे, दूर लेकर जाएंगे तो कम लाइन्स गुजरेंगी। तो अब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं अपोजिट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपको देखें ये कर्व लाइन नज़र आ रही है, सेंटर वाली स्ट्रेट है। तो ये चीज़ अब आपने समझनी है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव दरमियान में हमने टेस्ट चार्ज रखा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो अपोजिट चार्जेस के दरमियान में सेंटर में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। यही आप टेस्ट चार्ज में ऊपर को थोड़ा रख देता हूँ इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज देखें अगेन इसको रिपेल करेगा, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो नेगेटिव चार्ज था ये इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये टेस्ट चार्ज एक कर्व पाथ बना के जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह कर्व पाथ में होगी। अब अगर मैं ढेर सारे टेस्ट चार्ज रख देता हूँ इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द, तो ये जो सेंटर वाला है ये तो स्ट्रेट पाथ बना के जाएगा, बाकी सारे कर्व पाथ बनाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं क्योंकि टेस्ट चार्ज इधर को जा रहा था, और ये कर्व हैं। तो यही पॉइंट्स अब हम इनके लिखते हैं, इधर आप लोगों ने देखना है कि अपोजिट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे एंड होती हैं, कर्व लाइंस होती हैं। अभी आपने देखा चार्ज हमेशा ज़्यादा टेस्ट चार्ज फिर यही पाथ फॉलो करेगा, जो लाइंस कर्व हैं तो टेस्ट चार्ज भी कर्व पाथ बनाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये आप देख लें नॉन यूनिफॉर्म कैसे हैं कि अगर हम जो यूनिट एरिया मेथड जो मैंने आपको बताया था कि यूनिट एरिया इस जगह पे रखेंगे तो इसमें से देखें कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। यही अगर मैं इस यूनिट एरिया को इधर सेंटर की तरफ लेकर आऊँ जिधर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़र आ रही हैं, तो डेफिनेटली जब ये सेंटर में आएगा तो इसमें से ज़्यादा लाइंस पास करेंगे, इसका मतलब सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह एक जैसी नहीं, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट चार्जेस के दरमियान भी नॉन यूनिफॉर्म होता है। दूसरा आप देखें कि सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, ये पॉइंट मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब एक पॉइंट रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट होती है इस कर्व के। तो ये वाला पॉइंट अब आपने समझना है कैसे है। ये एक पत्थर सर्कल के अंदर घूम रहा है, तो आपको पता है सर्कल में घुमाने वाली चीज़ सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अब अगर ये धागा टूट जाए, ये सर्कल में मूव करते करते धागा टूट जाए, तो पत्थर किधर जाएगा, इसकी डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे अब आपने समझना है कि अगर हमारे पास इस तरह से दो चार्जेज हैं, ये आपको एक पॉजिटिव नज़र आ रहा है, एक नेगेटिव नज़र आ रहा है। अब ये देखें ये आपको कि टेस्ट चार्ज भी ऊपर नज़र आ रहा है। अब देखिएगा अगर ये दोनों चार्जेस ख़त्म हो जाएं, फील्ड ख़त्म हो जाए, तो कर्व पाथ में मूव करता हुआ टेस्ट चार्ज टेंजेंट के अलॉन्ग जाएगा। जिस तरह वो पत्थर मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो टेंजेंट के अलॉन्ग गया। तो यहाँ से अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कर्व पाथ में अगर टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। तो ये अपोजिट चार्जेस के दरमियान थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की करैक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताई। अब सेम चार्जेस के दरमियान डिस्कस करते हैं, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव नेगेटिव हों, ये पैटर्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। देखें एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो इसकी अब आप लॉजिक समझें। ये दो सेम चार्जेस हैं
अब इनके दरमियान यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो इस तरह ये मूव कर देगा। ढेर सारे अगर टेस्ट चार्ज पड़े हुए हैं तो ये तमाम के तमाम इस तरह मूव कर जाएंगे। तो अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं और इनकी डायरेक्शन भी ये कर्व ही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यही इनकी हम करेक्टरिस्टिक्स इधर लिख देते हैं। फील्ड लाइंस रिपेल करती हैं एक दूसरे को, कर्व होती हैं। चार्ज जो टेस्ट चार्ज होगा वो कर्व पाथ फॉलो करता है और नॉन यूनिफॉर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आप देख भी सकते हैं अगेन, ये 3D के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में भी। और अगर आप यूनिट एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो चार्जेस के करीब में अगर आप यूनिट एरिया रखेंगे तो उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, जैसे कि ये भी आपको नज़र भी आ रहा है। और अगर यही यूनिट एरिया दूर जाता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। इसका मतलब स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसको हम न्यूट्रल जोन भी कहते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। अब हम लास्ट पे ये जितनी भी अच्छा अपोजिट चार्जेस प्लेट्स के, अच्छा अब यहाँ से अभी आपने जितने भी केसेस पढ़े आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म थी, सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, अपोजिट चार्जेस हो या सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म किधर होती हैं? वो होती हैं अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान। यहाँ पे देखें अब आप लोगों ने, यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने रखा हुआ, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, तो नेगेटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये देखें अब ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस इसको रिपेल कर रहे हैं ये बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। अब अगर इसी में टेस्ट चार्ज को इधर ऊपर किसी जगह पे रख देता हूँ, इस जगह पे, तब भी आप देखेंगे ये स्ट्रेट पाथ बना के मूव करेगा। अब अगर मैं ढेर सारे टेस्ट चार्जेस रखता हूँ इस पॉजिटिव प्लेट के, तो सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब ये जो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं और इनके दरमियान का डिस्टेंस भी इक्वल होता है, इक्वी डिस्टेंस। तो याद रखें अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस होती हैं और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान। अब यूनिफॉर्म कैसे होता है उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि आप यूनिट एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करें। यूनिट एरिया आप इमेजिन करें। पहली तो बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 3D में होता है, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान भी 3D में है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब ये यूनिट एरिया देखें, आप इस यूनिट एरिया को मूव करवाएं इन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान, तो आपको हर जगह देखें इसमें से लाइन सेम पास कर रही है। मतलब क्या हुआ कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर आप इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहते हैं तो वही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें क्या होता है, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लेट अटैच होती है, एक नेगेटिव से, और ये अपोजिटली चार्ज प्लेट्स बन जाती हैं और इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म होता है। अब मैं अगर अपना तमाम लेक्चर कंक्लूड करूँ तो एंड पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिखते हैं, ये वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं। आपको पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे एंड होती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व में हैं तो उनकी डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग में होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा जहाँ पे लाइंस करीब करीब होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा जहाँ पे लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन है। अब मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब आप पहले ये नीचे वाली सिर्फ लाइन कंसिडर करें, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, उसकी वजह से अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, यानी इधर जो टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे उसको इस टेंजेंट के अलॉन्ग उस पर फोर्स लग रही है, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप दूसरी लाइन पहले वाली ये स्टार्ट करें, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे को जा रही है, यानी इसकी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर टेंजेंट को है। अब यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज पड़ा है इन दोनों लाइंस की वजह से उस पर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दूसरी इधर है। अब वो टेस्ट चार्ज तो अकेला है, वो एक टेस्ट चार्ज तो दो डायरेक्शन में नहीं ना जा सकता, ये तो रियलिटी के अगेंस्ट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका एक्सरसाइज का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं और आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर होती हैं जिधर टेस्ट चार्ज मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं। ऐसे नहीं होगा कि नेगेटिव से दोबारा ये पॉजिटिव की तरफ चली जाएं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट नहीं होती। अब ये देखें ना, पॉजिटिव चार्ज से जा रही हैं तो ये काफ़ी दूर डिस्टेंस तक भी फैली होती हैं। ज़ाहिर है अब हमारे पास इधर लिमिटेड स्पेस है तो हम ज़्यादा इनको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जाके ज़ीरो होती हैं। नेक्स्ट अब आप देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी भी चार्ज के अंदर से ओरिजिनेट हो रही हैं या एंटर हो रही हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं चार्ज की मैग्नीट्यूड के। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा निकलेंगी, ये उसमें ज़्यादा एंटर होंगी। अब फर्ज करें कि अगर प्लस क्यू चार्ज है इसमें से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, अगर मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल हो जाएंगी, दो की बजाय चार इसमें से जनरेट होंगी।
अब इसी में से एक यूनिवर्सिटी टेस्ट का एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अब इस Q1 चार्ज की Q2 चार्ज से हमने रेशियो निकालनी है, ये ऑप्शंस हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे के हमसे वो चार्ज की रेशियो पूछ रहा है, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ज का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। जब आप रेशियो लेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कट जाएगा। अब तरीका कार क्या है, Q1 में से देखें कितनी लाइंस निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो Q1 चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 8 निकल रही हैं और Q2 के अंदर कितनी एंटर हो रही हैं, 1 2 3 4। तो अब बस आपने सिंपल इनकी रेशियो ले लेनी है। Q1 चार्ज चूँकि पॉजिटिव था तभी इसमें से लाइंस बाहर को निकल रही थी, 8 लाइंस थी। और Q2 नेगेटिव है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके अंदर लाइंस आ रही हैं। अभी हमने पढ़ के आए थे कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं, तो इसलिए मैंने इसके लाइंस के साथ नेगेटिव लगाया। तो 8 को -4 से डिवाइड करेंगे तो -2 आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। नेक्स्ट अब आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक होती हैं अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये फ़र्ज़ करें Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और ये इनके दरमियान लाइन जॉइनिंग है टू चार्जेस को, और ये एक फील्ड लाइन गिवन है। ये देखें ना, आपको एक फील्ड लाइन Q1 से जनरेट होती Q2 की तरफ नजर आ रही है। ये बेसिकली एक यूनिवर्सिटी टेस्ट का एमसीक्यूज है जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ इस प्रॉपर्टी में से। तो हमसे पूछा, ये ऑप्शन हमसे वो पूछ रहा है कि किस चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, फर्स्ट का, सेकंड का, या दोनों का इक्वल है, या नन ऑफ दीज। तो अब आपने अभी ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी है इसमें आपने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक होती है अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो अगेन मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, ये लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ये वाली वो लाइन गिवन थी। अब हमें पता है कि ये लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक होती है, तो जो चीज़ अबव है वही लाइन नीचे जनरेट हो जाएगी, तभी ये सिमेट्रिक होगी लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस में। अब आप देखें, ये अल्फा एंगल है पहले चार्ज की दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान और बीटा एंगल है दूसरे चार्ज की फील्ड लाइंस के दरमियान। अब क्लियरली हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है अल्फा एंगल बड़ा है बीटा से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो Q1 चार्ज है इसमें दो लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा है। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड लेस है। अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और चार्ज के मैग्नीट्यूड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट रिलेशन है। अगर लाइंस कम है तो इसका मतलब है लाइंस के दरमियान स्पेस ज़्यादा है और चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। अब ऑन दी अदर हैंड आप Q2 चार्ज को देखें, इसमें लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम है, मतलब लाइंस आपस में क्लोजली स्पेस्ड हैं। अब लाइंस क्लोजली स्पेस्ड का ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ज़्यादा इस Q2 चार्ज में एंटर हो रही हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर लाइन ज़्यादा होंगी चार्ज में से तो उसका मतलब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो क्लियरली Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है Q1 से, तो ये हमारे पास इसका बीटा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट में अब आप देखें, इलेक्ट्रिक लाइंस चार्ज की सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ये अगर हमारे पास प्लस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस देखें बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगी इसकी सरफेस के। अब अगली एक और प्रॉपर्टी याद रखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेसिकली ये वो पाथ होता है जिधर टेस्ट चार्ज मूव करता है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करेगा और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में नेगेटिव चार्ज आता है तो वो इन फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पे, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर में नहीं होंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या मतलब, फ़र्ज़ करें ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। अगर फ़र्ज़ करें कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट डायरेक्शन में, जैसे कि आपको ये ब्लैक एरो नज़र आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स के हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है तो वो बिल्कुल उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है F = QE। क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज E लिख देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ये रेड एरो शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब देखें कि जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ को मूव करने लग जाएंगे। वैसे तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं मगर वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे मूव करने लग जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, तो कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं रहेगा बल्कि ये इलेक्ट्रोडायनामिक बन जाएगा। तो इसलिए आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अब इसी में से मैं आप लोगों के साथ एक MCQs भी डिस्कस करता हूँ। उससे पहले एक और पॉइंट याद रखें, एक और प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं कंडक्टर के। अव्वल तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अगर होंगी लाइंस तो वो बिल्कुल कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के साथ इस तरह इंक्लाइन कोई एंगल नहीं बनाएगी। अब इन्हीं दो पॉइंट में से जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज़ बनाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे MCQs डिस्कस करता हूँ यूनिवर्सिटी का। अब ये आप लोगों को एक स्फेयर नज़र आ रहा है,
और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबरिंग हुई हुई है 1 2 3 4। तो वो कहता है मेटेलिक सॉलिड स्फीयर प्लेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो डेफिनेटली मेटेलिक सॉलिड स्फीयर एक कंडक्टर होता है, और अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो ये 1 वाली भी देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर से पास कर रही है, 2B 3B, तो तीनों ऑप्शन गलत हैं। ये 4 वाला ऑप्शन ठीक है। देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर से नहीं पास कर रही, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो 4 वाला इसका ऑप्शन ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि उन्होंने तो स्टेटमेंट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का नहीं बताया। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब ये स्फीयर देखें इधर से कर्व है, तो ना तो ये इलेक्ट्रिक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ना ये दूसरे वाली, ना तीसरी। अगर आप इस चौथी लाइन को ऑब्जर्व करें तो जिधर को ये सरफेस कर्व हो रही है उधर ही ये लाइन जा रही है, और एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये 4th वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।